करें क्योंकि लगभग 11 बच्चे आ चुके हैं, 15 में से, 15-17 में से। तो शुरू करते हैं। यूनिट 2। एक बार अपना माइक्रोफोन जरा ऑन करके गुड मॉर्निंग करो ताकि पता चले आप बैठे भी हो। गुड मॉर्निंग मैम। मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग बेटा। बेटा ये बोर्ड क्लियर है और मैं क्लियर आ रही हूँ। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग बेटा। बोर्ड क्लियर नजर आ रहा है सबको? मैं एक बार इस पे कुछ लिखती हूँ, आप यस मैम। ओके बेटा। यस मैम। ठीक है बेटा, अब यस आप मैम। अपना माइक्रोफोन ऑफ कर सकते हैं। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम होगी, डिफिकल्टी होगी तो वो ऑन करके पूछ सकते हैं, राइट? सो यूनिट 1 है, उसका लेसन हमारा यूनिट 1 और चैप्टर 2 है हमारा। एंड चैप्टर 2 इज डायमेंशंस एंड मेजरमेंट। डायमेंशंस एंड मेजरमेंट्स। ये बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है और आपके जो स्कूल एग्जाम है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी इसमें काफ़ी वेटेज है, काफ़ी कुछ आता है इसमें से क्वेश्चंस, और इंटरेस्टिंग भी है। तो इसको आप चैप्टर को अच्छे से ही करेंगे, राइट? तो जो इस समय मैं रेफरेंस के लिए बुक ले रही हूँ, ये स्टडी सपोर्ट मटेरियल है जो आपको मिलेगा डिपार्टमेंट की तरफ से। सपोर्ट मटेरियल मिलते हैं, आप सबको पता ही होगा, 10th में भी मिले होंगे आपको। तो ये काफ़ी अच्छे नोट्स होते हैं, इसमें बिल्कुल कॉम्पैक्ट टॉपिक्स दिए होते हैं, टू द पॉइंट, और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से क्विक रिवाइज करने के लिए बहुत अच्छी बुक है। तो अगर जब स्कूल ओपन होंगे या जैसे आपका ये आएगा सपोर्ट मटेरियल तो स्कूल की तरफ से आपको बताया जाएगा, आप आके तब ले लेना। तो इसमें सबसे पहले है कि व्हाट आर द फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है? तो फिजिकल क्वांटिटी वो क्वांटिटीज होती हैं जिनको हम मेजर कर सकते हैं, विच कैन बी मेजर्ड। विच कैन बी मेजर्ड। जो हमारे आसपास चीजें हैं, जैसे अगर हमें लेंथ को मेजर करना है, किसी चीज के मास को मेजर करना है, टाइम मेजर करना है, वेलोसिटी, स्पीड, मोमेंटम, फोर्स, ये सब फिजिकल क्वांटिटीज जिनको हम मेजर कर सकते हैं, दीज आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। तो नॉन फिजिकल क्वांटिटी क्या है जो हम मेजर नहीं कर सकते हैं? दे आर कॉल्ड नॉन फिजिकल क्वांटिटीज, लाइक लव, हेट, beauty, emotions, any sort of emotions, we can't measure them. इसके अलावा और भी नॉन फिजिकल चीजें हो सकती हैं जो होती हैं बट जिनको हम मेजर नहीं कर सकते, कोई पैमाना लेकर, कोई यूनिट लेकर, दैट कैन नॉट बी मेजर, राइट? तो हमने इस चैप्टर में बेसिकली फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में पढ़ना है, उनको हम कैसे मेजर करते हैं और मेजर करने के बाद किन यूनिट्स में उनको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं, यूनिट्स क्या है, और फिर डायमेंशन से हमारा क्या मतलब है। हमने आज की क्लास में हम बेसिकली ये 2-3 चीजें ही कवर करेंगे। तो अगर हमारे पास कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है, लाइक अगर मैं कहती हूँ कि लेंथ इज अ फिजिकल क्वांटिटी बिकॉज आई कैन मेजर लेंथ। तो लेंथ जो है, सपोज मैं कहती हूँ कि एक मेरे पास स्केल है या मेरे पास एक रिबन है और सपोज उसकी जो लेंथ है वो है 5 मीटर। तो मैंने इसको मेजर किया, मेरे पास जो रिबन है, और मैंने कहा कि ये 5 मीटर है। तो इसको मेजर किया, ये दो आप यहाँ पर चीजें देख रहे हैं, एक नंबर देख रहे हैं 5 और एक यहाँ पर आप यूनिट देख रहे हैं मीटर, 5 मीटर। तो जब भी हम किसी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करते हैं तो हमारी जो मेजरमेंट आती है, उस मेजरमेंट में बेसिकली दो चीजें होती हैं, एक न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, न्यूमेरिक वैल्यू होती है, नंबर होता है कोई, और एक यूनिट होती है। तो मैं ये कह सकती हूँ कि मैंने किसी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर किया
तो उसकी मेजरमेंट में दो चीजें होंगी, एक न्यूमेरिक वैल्यू होगी और एक उसकी यूनिट होगी, राइट। अब आपको ये भी पता है अपनी नॉलेज से कि 5 मीटर है, अगर इसको मैं कहूँ आपसे कि इसको 5 मीटर को सेंटीमीटर में चेंज कर दो, तो आपको पता है मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो आप कहेंगे दिस इज इक्वल टू 500 सेंटीमीटर, राइट। अगर मैं आपसे कहूँ इसको आप किलोमीटर में चेंज कर दो, तो आपको पता है कि दिस इज 5/1000 किलोमीटर, जिसको मैं लिख सकती हूँ 0.005 किलोमीटर। तो एक फिजिकल क्वांटिटी की जो मेजरमेंट है हम अलग अलग यूनिट्स में उनको लिख सकते हैं, बट आप सबको इनके बीच में हमने इक्वल टू का निशान लगाया, दैट मीन्स दिस थिंग इज इक्वल टू दिस 5 मीटर इज इक्वल टू 500 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यानी कि एक अगर मेजरमेंट है मेरे पास एन यू, उसको मैं डिफरेंट डिफरेंट न्यूमेरिक वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट यूनिट्स में मैं उसको एक्सप्रेस कर सकती हूँ, लेकिन ये हमेशा क्या रहेंगे, बराबर। n1u1 इज इक्वल टू n2u2 इज इक्वल टू n3u3, दैट मीन्स एन यू जो क्वांटिटी है वो हमेशा सेम रहेगी, बराबर रहेगी, जिसको हम कह सकते हैं कि वो कांस्टेंट रहेगी। तो इससे हम क्या मतलब निकाल सकते हैं, अगर मैं कहती हूँ कि n1u1 का जो प्रोडक्ट है दैट इज इक्वल टू n1, यहाँ पर n1 क्या है, 5/1000 इज n1, तो यहाँ पर 5/1000 इज n1। u1 क्या चीज है, किलोमीटर। n2 क्या चीज है, 500। u2 क्या है, सेंटीमीटर। n3 क्या है, sorry, this is 5 meter, so this is n2 is 5, unit is meter, n3 is 500 and u3 is centimeter। तो यहां से एक चीज आपको स्पष्ट होगी कि इनमें जो यूनिट है सबसे बड़ी कौन सी है, किलोमीटर। किलोमीटर इज द बिगेस्ट ऑफ ऑल दिस 3 यूनिट्स, उसके बाद मीटर आता है, उसके बाद सेंटीमीटर आता है। तो अगर ये सबसे बड़ा है, दिस यूनिट इज सबसे बड़ी यूनिट, तो इसके साथ का जो नंबर है इन सब में आप देखो, दिस इज 5/1000 ओनली, दिस इज 5, दिस इज 500। तो ये जो इसके साथ न्यूमेरिक वैल्यू है ये क्या है, सबसे छोटी है। सो अगर यूनिट सबसे बड़ा होगा तो न्यूमेरिक वैल्यू जो है वो क्या होगी, सबसे छोटी होगी। तभी तो जो प्रोडक्ट है इन दोनों का दैट विल ऑलवेज रिमेन द सेम। अगर ये चीज इसके मुकाबले में देखा जाए, मीटर और सेंटीमीटर को कंपेयर किया जाए, मीटर इज अ बिगर यूनिट, सेंटीमीटर इज अ स्मॉलर यूनिट, तो उसको कॉम्पनसेट करने के लिए 5 इज अ स्मॉलर नंबर, 500 इज अ बिगर नंबर, सो दैट इनका जो प्रोडक्ट है दिस प्रोडक्ट ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। I think this thing is clear to all of you. So first thing is nu always remain constant, right? So रब कर रही हूँ, नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। तो अब हमने पढ़ा कि यहाँ पर अलग अलग यूनिट्स हैं, राइट। तो अब हम यूनिट्स की बात ही करने जा रहे हैं कि जो यूनिट्स हैं वो कौन कौन सी बेसिकली हम यूनिट्स के बारे में इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो यूनिट्स के बारे में अब हम डिस्कस करेंगे। यूनिट्स, तो यूनिट्स में बेटा बेसिकली जैसे देर आर so many physical quantities around us, thousands and thousands of physical quantities are around us। हमारे बुक में ही अगर हम खोजना शुरू करें तो हमें बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटी देखने को मिलेंगी, फोर्स, मोमेंटम, टेम्परेचर, प्रेशर, एरिया, वॉल्यूम, ये सब सो मैनी फिजिकल क्वांटिटीज। तो अगर इन सबको एक एक यूनिट दे दी जाती कि भैया प्रेशर की ये यूनिट हो गई और फोर्स की ये यूनिट हो गई, सबको अलग अलग अगर हम यूनिट्स दे दें, एरिया की अलग यूनिट हो गई, लेंथ अगर मीटर है
तो हम कहें जी एरिया मीटर स्क्वायर नहीं है, एरिया की कोई और ही यूनिट है, वॉल्यूम की कोई और ही यूनिट है। तो इतनी फिजिकल क्वांटिटीज और उतनी अगर सब यूनिट्स बना देंगे तो हमारे लिए याद रखना ही मुश्किल हो जाएगा कि किसकी क्या यूनिट है। तो साइंटिस्ट लोगों ने क्या विचार किया कि यूनिट्स को हम थोड़ा कम कर देते हैं। कैसे कम कर देते हैं कि कुछ बेस यूनिट्स बना लेते हैं जिनको फंडामेंटल यूनिट्स कहते हैं। फंडामेंटल और बेस यूनिट्स, और कुछ यूनिट ऐसे बना लेते हैं जो कि इनके ऊपर डिपेंड करेंगे, फंडामेंटल यूनिट्स के ऊपर डिपेंड करेंगी, और उन्हीं के ही तालमेल से, उन्हीं के ही जो है कॉम्बिनेशन से इन यूनिट्स को हम जो है बना देते हैं। तो उन यूनिट्स कहते हैं डिराइव्ड यूनिट्स, जिनको हमने डिराइव किया। किनसे डिराइव किया? फंडामेंटल या बेस यूनिट से जो यूनिट्स को हम डिराइव करते हैं, दोज आर कॉल्ड डिराइव्ड यूनिट्स। अभी इनके बारे में हमने बहुत डिटेल में पढ़ना है। बहुत सारे यूनिट्स को हम जो डिराइव्ड यूनिट्स हैं हम फाइंड आउट करेंगे, कैसे फाइंड, अभी सब डिस्कस करेंगे। लेकिन एग्जाम्पल के लिए छोटा सा एग्जाम्पल जैसे मैं आपको देती हूँ। और फंडामेंटल यूनिट्स को भी हमने देखना है कि साइंटिस्ट लोगों ने कौन कौन सी फिजिकल क्वांटिटीज को फंडामेंटल क्वांटिटीज कहा और उनकी यूनिट को फंडामेंटल यूनिट्स का नाम दिया। वो भी हम डिटेल में अभी दोनों को अलग अलग से डिस्कस करेंगे। लेकिन एक छोटा सा एग्जांपल दोनों में अंतर क्या है वो समझाने के लिए, लाइक फंडामेंटल और बेस यूनिट, जैसे अगर मैं कहूँ कि लेंथ इज अ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी और लेंथ की यूनिट है मीटर, और मैं कहूँ कि एरिया की यूनिट क्या है, तो आप कहेंगे एरिया इज नथिंग बट लेंथ का स्क्वायर। तो अगर लेंथ की यूनिट मीटर है तो एरिया की यूनिट हो गई मीटर स्क्वायर। तो एरिया की जो यूनिट है वो मैंने कहाँ से डिराइव की? मैंने लेंथ की यूनिट से ही एरिया की यूनिट को डिराइव की। समझ में आ रही है? तो इसलिए एरिया की जो यूनिट है वो कहलाएगी डिराइव्ड यूनिट, और लेंथ जिसकी अपनी एक यूनिट है दैट इज कॉल्ड फंडामेंटल और बेस यूनिट। ठीक है, तो इन दोनों को और डिटेल में डिस्कस करने से पहले एक चीज और है कि क्या क्या डिफरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट्स, व्हाट आर डिफरेंट सिस्टम्स ऑफ यूनिट्स। क्योंकि इनकी भी और इनकी भी, जैसे लेंथ है वो मीटर में भी हम नाप सकते हैं, सेंटीमीटर में भी नाप सकते हैं। पहले जो लोग थे वो फुट में भी नापते थे, आर्म लेंथ से भी नाप लेते थे। तो हम हमारे पास कौन कौन से सिस्टम ऑफ यूनिट्स हैं जो अभी तक ज्यादा प्रचलन में रहे? लोकल बेसिस पे तो बहुत सारे होंगे, बट जो नोन हमारे पास हैं वो बेसिकली तीन के बारे में हमने पढ़ना है। दैट इज सीजीएस सिस्टम, सीजीएस सिस्टम, इसमें C इज फॉर सेंटीमीटर, दिस इज सेंटीमीटर, राइट, एंड G फॉर ग्राम, S फॉर सेकेंड। यानी कि अगर लेंथ नापनी हो तो सेंटीमीटर में नाप सकते हैं, अगर हमें जो है वेट भार नापना हो किसी चीज का तो ग्राम में नाप सकते हैं, और अगर हमें समय नापना है तो सेकंड में नाप सकते हैं। तो ये सीजीएस सिस्टम था। देन सेकंड इज एमकेएस सिस्टम। सिस्टम वर्ड क्यों यूज किया? सिस्टम का मतलब है कि सीजीएस सिस्टम में सिर्फ ये तीन यूनिट्स नहीं है, ये तीन यूनिट्स जो है ये बेस यूनिट्स है, और इसके आधार पर बाकी यूनिट्स इस सिस्टम में भी डिराइव हम कर सकते हैं सीजीएस सिस्टम में। जैसे आप आगे जब हम लेसन्स पढ़ेंगे तो बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटीज होंगी जिनमें हम कहेंगे कि इसकी जो है वो एसआई यूनिट ये है, और सीजीएस सिस्टम में इसकी यूनिट निकालो, डिराइव करो सीजीएस सिस्टम में क्या यूनिट है। तो ये सिस्टम का मतलब है जिसमें सारी फिजिकल क्वांटिटीज जो है उनकी क्या यूनिट इसमें दी गई है। तो सिस्टम मींस सिस्टम कंप्राइजेस ऑफ ऑल द यूनिट्स कंटेन्ड इन दैट सिस्टम। तो एमकेएस सिस्टम में एम इज फॉर मीटर, इसमें लेंथ को मीटर में नाप लिया, के
is for kilogram and S is for second. और थर्ड जो यूनिट है FPS, फुट लेंथ को नापने के लिए फुट का यूज किया गया. पाउंड इज फॉर मेजरिंग मास एंड S, वैसे पाउंड जो मास हम कहते हैं एक्चुअल में ये वेट है, ये भी सब वेट की बात कर रहे हैं, बट अभी हम इसमें कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करेंगे. P इज फॉर पाउंड और S इज फॉर सेकंड. तो तीनों सिस्टम्स के अंदर एक चीज कॉमन है कि समय को सेकंड के अंदर नापा गया, राइट. बाकी सब चीजें अलग हैं, बट समय जो था वो सेकंड में ही, सेकंड को ही जो है वो समय का बेस यूनिट माना गया तीनों सिस्टम्स के अंदर. ठीक है, तो यहाँ पर जो पाउंड है और किलोग्राम में क्या रिलेशन है, अगर कोई पूछे आपसे व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन पाउंड एंड किलोग्राम, तो लगभग जो है वो 2.2 पाउंड के बराबर 1 kg होता है. 1 kg इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 2.2 पाउंड. कई बार 1 मार्क में ये क्वेश्चन आ सकते हैं, आप नोट कर सकते हैं, राइट. एंड व्हाट इज फुट इक्वल टू, अगर फुट को मैं मीटर में कहूँ कि व्हाट इज फुट इक्वल टू, सो 1 फुट विल बी इक्वल टू 0.30 मीटर. ये बराबर अप्रोक्सीमेटली 0.30 मीटर के बराबर 1 फुट. तो ये डिफरेंट जो है सिस्टम ऑफ यूनिट्स पूरे वर्ल्ड में थे. कहीं पर कुछ लोग किसी में नाप रहे थे, कहीं पर किसी में नाप रहे थे, बट फिर साइंटिस्ट लोगों ने सोचा कि ऐसे तो काम नहीं चलेगा, हमारे पास एक ऐसा सेट होना चाहिए यूनिट्स का, एक ऐसा सिस्टम होना चाहिए जो इंटरनेशनल हो, जो कि सभी जगह पर लोग उसी में ही बात करें, उसी में मेजरमेंट करें. तो तब आया SI सिस्टम ऑफ यूनिट. सिस्टम इंटरनेशनल, फ्रेंच में बोले और इंग्लिश में बोले तो इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स. तो SI सिस्टम. तो फिर देन फोर्थ नंबर पे आया SI सिस्टम, इंग्लिश में इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स. तो पूरे वर्ल्ड के साइंटिस्ट इकट्ठे बैठे और उन्होंने इसके ऊपर बहुत काम किया. SI सिस्टम को डेवलप करने के लिए बहुत रिसर्चेस की, आपस में सहमति बनाई और सहमति बनाकर वो एक कंक्लूजन पर पहुंचे कि ये जो सिस्टम है इसमें हम जो है, उन्होंने पहले कहा कि इसमें हम 7 फिजिकल क्वांटिटीज को बेस क्वांटिटी या फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी रख लेते हैं और बाकी जितने भी फिजिकल क्वांटिटीज होंगे उनको हम डिराइव्ड जो है वो डिराइव कर सकते हैं, उनके यूनिट्स को हम. तो इसमें कौन कौन सी क्वांटिटीज को फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज कहा गया, तो उसको हम थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं. तो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज इन SI सिस्टम के अंदर देयर आर 7 फंडामेंटल यूनिट्स. शुरू में 7 रखी गई थी और फिर बाद में 2 और को जोड़ा गया था, सप्लीमेंट्री 2 और यूनिट्स बाद में जोड़ी गई थी. तो टोटल 9 है, बट हम इसको कहते हैं ऐसे ही है कि 7 फंडामेंटल यूनिट्स प्लस 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स व्हिच वर एडेड लेटर ऑन. तो कौन कौन सी हैं 7 फंडामेंटल यूनिट्स, क्वांटिटीज कौन सी हैं? तो क्वांटिटी और उसकी यूनिट. तो क्वांटिटी ली गई लेंथ, ये मैं थोड़ा सा जल्दी करवा देती हूँ ये वाला क्योंकि ये टेबल आपकी बुक में भी बनी हुई है. लेंथ है, लेंथ को किस में नापते हैं? मीटर में नापते हैं. इसका सिंबल क्या है? आप नोट करते जाना बेटा साथ साथ, तभी आपके नोट्स भी बन जाएंगे और जब साथ साथ कुछ लिखोगे तो कुछ समझ में भी आएगा. सिर्फ बैठे रहोगे अगर आप तो समझ में नहीं आएगा, एक टाइम के बाद दिमाग नहीं काम करता. फिर लेंथ, मास को जो है किलोग्राम में नापा गया. तो मैं सीधा सिंबल ही लिख देती हूँ पूरा किलोग्राम, और फिर सिंबल लिखने में टाइम ज्यादा खराब होगा, वो आप अंडरस्टैंड कर लेना. यूनिट एंड सिंबल किलोग्राम. देन टाइम
सेकंड में। इसके अलावा बेसिकली ये जो तीन है, लेंथ, मास और टाइम, जब फिजिक्स की मैकेनिकल ब्रांच को देखा गया जहाँ पर फोर्स आ रहा है, स्पीड है, वेलोसिटी है, ये सब चीजें हैं, तो वहां पर ये तीन ही बेसिकली क्वांटिटीज काम आती हैं, लेंथ, मास और टाइम। तो मैकेनिक्स के बेसिस पर ये तीन चीजों को फंडामेंटल बनाया गया। उसके बाद जब इलेक्ट्रिसिटी की बारी आई फिजिक्स में, तो इलेक्ट्रिसिटी की बारी आई तो फिर इलेक्ट्रिक करंट को फंडामेंटल क्वांटिटी बना दिया गया और इसकी यूनिट है एम्पियर, सिंबल है ए से डिनोट करते हैं। उसके बाद जब थर्मोडायनेमिक्स की बारी आई, थर्मोडायनेमिक्स जिसमें हम हीट, टेम्परेचर ये सब पढ़ते हैं, तो फिजिकल क्वांटिटी टेम्परेचर इज अ बेस फिजिकल क्वांटिटी, और केल्विन जो है ऐसे सिस्टम में इसकी यूनिट इज केल्विन। और इसके साथ ही थर्मोडायनेमिक्स में एक चीज और आती है, जब हम गैसेस, एटम्स, मॉलिक्यूल्स, पार्टिकल्स की बात करते हैं तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की बात आती है। तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, उसको नापने के लिए मोल इज अ बेस फिजिकल क्वांटिटी एंड सिंबल इज MOL। MOL, ई जो है वो हट जाता है, तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। और उसके बाद फिर जब लाइट की बारी आई, लाइट की इंटेंसिटी को मेजर करने की बारी आई, ऑप्टिक्स की बारी आई, तो ऑप्टिक्स में लाइट की इंटेंसिटी वगैरह को मेजर करने के लिए लुमिनस इंटेंसिटी इज द फिजिकल क्वांटिटी, लुमिनस इंटेंसिटी, और इसकी यूनिट आई कैंडेला एंड सिंबल इज कैपिटल C स्मॉल d, राइट। तो ये तीन यूनिट्स, मैकेनिक्स, इलेक्ट्रिसिटी, और दिस फ्रॉम थर्मोडायनेमिक्स एंड दिस इज फ्रॉम ऑप्टिक्स। तो इसके बाद सोचा गया कि ओके, उन्होंने सोचा काम खत्म हो गया, हमने तो सब बेस क्वांटिटीज बना दी, अब दुनिया भर में जितनी भी चीजें हैं उनको हम इसमें जो है वो निकाल सकते हैं, उनकी हम फॉर्मूला वगैरह, यूनिट्स वगैरह निकाल सकते हैं। लेकिन फिर आया विचार एंगल्स के बारे में, कि हमने एंगल्स के बारे में तो सोचा ही नहीं, एंगल को तो हम कैसे नापेंगे, इनके अंदर इनमें से किसी का भी यूज नहीं कर सकते अगर हमें एंगल को नापना है। तो फिर दो सप्लीमेंट्री यूनिट्स उन्होंने और जो है वो बता दी। तो वो कौन कौन सी दो यूनिट्स हैं? So then, two supplementary units. One is plane angle. प्लेन एंगल का मतलब कि सपोज ये एंगल, ये दो रेज हैं और इनके बीच में एंगल है थीटा, दिस इज कॉल्ड प्लेन एंगल। तो इसको नापने के लिए जो यूनिट है दैट इज रेडियंस, रेडियंस में नापते हैं एंगल को, सिंबल इज RAD, रेडियंस। तो जैसे कि सपोज अगर मैं यहाँ से रखकर और ये आर्क लगाऊं, एक सर्कल ऐसे बनाऊं, तो दिस इज आर्क। सो सपोज आर्क को मैं ds से अगर डिनोट करूं, स्मॉल डिस्टेंस ds, और दिस इज रेडियस r, तो एंगल इज इक्वल टू होता है, ये फॉर्मूला आपने मैथ्स में भी पढ़ा हुआ है, एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। एंगल, वेरी स्मॉल एंगल d थीटा है व्हाटएवर, तो थीटा इज इक्वल टू आर्क इज ds, रेडियस इज r। तो ये तो आ जाएगा हमारे पास न्यूमेरिकल वैल्यू, न्यूमरिक वैल्यू, और जो यूनिट साथ में लगेगी वो यूनिट लग जाएगी रेडियंस। एंगल थीटा इज मेजर्ड इन रेडियंस, राइट। देन सेकंड एंगल जो है, वो सेकंड एंगल आया सॉलिड एंगल। क्योंकि एंगल भी दो प्रकार के हैं। जो हमने अभी पढ़ा प्लेन एंगल, वो 2 डायमेंशनल है, दो एक प्लेन के अंदर अगर दो रेज हैं उनके बीच का एंगल।
अगर 3 डायमेंशनल हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है और वहां पर हमें कोई एंगल चाहिए करना है, तो 3 डायमेंशनल आप इमेजिन कर सकते हो जैसे जोकर की टोपी ऐसे तिकोनी होती है, ऐसे और ऐसे, राइट। तो अगर मैं कहूँ ये तिकोने में व्हाट इज दिस एंगल, सो दिस एंगल इज, इसको अगर मैं सॉलिड एंगल को ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं तो दिस इज सॉलिड एंगल and its unit is sterdian. Spelling is S-T-E-R-A, sterdians. एक बार कंफर्म कर लेती हूँ स्पेलिंग, S-T-E-R-A-G-I-A-N, राइट, स्टर्डियन, राइट। और इसका सिंबल है स्मॉल s स्मॉल r, स्टर्डियन। सो और ये किसके इक्वल होता है, सपोज दिस इज द रेडियस r and this area enclosed is suppose dA, then solid angle d omega will be equal to dA upon r square and unit will be sturdy. This will give you the numerical value, जो भी dA area की value होगी, radius की value होगी, this is a numerical value and this is the unit, right, sturdy. So ये हमारा था फंडामेंटल यूनिट्स के बारे में, ठीक है। नाउ इसके बाद हम करेंगे डिराइव्ड यूनिट से करने से पहले हमें एक चीज का कॉन्सेप्ट और पता होना चाहिए कि डायमेंशंस किसे कहते हैं, व्हाट आर द डायमेंशंस ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी मीन। डायमेंशंस ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी। तो डायमेंशन का मतलब क्या है, बहुत सिंपल सा मतलब है, कोई ऐसे बहुत लंबा चौड़ा मतलब नहीं है। क्या मतलब है कि जैसे एक फिजिकल क्वांटिटी मैं लूं लेंथ, तो फिजिकल क्वांटिटी जैसे मैंने ली लेंथ, मैं कहूँ इसकी डायमेंशन क्या है, यानी कि इसको हम कैसे, इसमें हम क्या नापते हैं, तो इसमें हम नापते हैं लेंथ। अगर मैं कहूँ मास की फिजिकल क्वांटिटी का क्या मतलब है, तो मास का मतलब इसको हम अगर ऐसे लिख देंगे, सो मास को हम नापते हैं m। इसका मीनिंग और क्लियर करने के लिए सपोज अगर मैं ये कहूं कि वॉल्यूम की डायमेंशन क्या है, व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ वॉल्यूम, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला वॉल्यूम इज इक्वल टू होता है लेंथ क्यूब। तो अगर मेरे को डायमेंशन के रूप में लिखना है, मुझे ये बताना है कि इसमें कौन कौन सी फिजिकल क्वांटिटीज आती हैं और उनकी क्या पावर होती है, तो इसमें कौन कौन से वॉल्यूम की डायमेंशन को शो करने के लिए मैं ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट लगा देती हूँ। तो वॉल्यूम के अगर इस तरह स्क्वायर ब्रैकेट में बंद है, इसका मतलब डायमेंशन ऑफ वॉल्यूम मैं लिख रही हूँ। सो डायमेंशन ऑफ वॉल्यूम मीन्स इट इज L क्यूब। ये जो फंडामेंटल क्वांटिटी है हमारी लेंथ, इस पे डिपेंड करती है, और इसकी कितनी पावर पर डिपेंड करती है, इसकी थर्ड पावर पे ये डिपेंड करती है, राइट। ऐसी अगर मैं कहूँ डायमेंशन ऑफ सपोज डेंसिटी, राइट, अगर डेंसिटी की डायमेंशन मैं आपसे पूछूं क्या है, अगर आपको ये आता है या समझ में आ गया है तो आप साथ साथ अपनी कॉपी में कर सकते हो, फिर टैली कर सकते हो। तो डायमेंशन ऑफ डेंसिटी अगर मुझे निकालनी है, तो डेंसिटी तो अगर मैं कैपिटल डी भी लिख सकती हूँ, रो से भी डिनोट कर सकती हूँ, आपकी इच्छा, आप किसी से भी डेंसिटी को डिनोट कर रहे हैं। तो नाउ व्हाट इज डेंसिटी इक्वल टू, डेंसिटी इज इक्वल टू, डेंसिटी किसकी इक्वल होती है, मास पर यूनिट वॉल्यूम के इक्वल होती है। तो अगर मैं कहूँ इसकी डायमेंशन क्या है, डायमेंशन का मतलब है कि ये कौन कौन सी बेस क्वांटिटीज पे डिपेंड करता है और उनकी कितनी पावर पर डिपेंड भी करता है।
तो कौन कौन सी बेस क्वांटिटीज पे पहले ही डिपेंड करता है? तो ऊपर है ये मास। मास का मतलब है, मास को तो हम लिख सकते हैं, मास तो खुद में एक बेस क्वांटिटी है, तो m। अपॉन में क्या है? वॉल्यूम। वॉल्यूम का मतलब क्या है? वॉल्यूम का मतलब है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो 3 बार हमने लेंथ की डायमेंशन को ही आपस में मल्टीप्लाई किया, ठीक है? तो वॉल्यूम इज नथिंग बट एल क्यूब। मैम आवाज कट रही है। आवाज कट रही है? अभी भी नहीं आ रही? अब आ रही है बेटा? ओके। यस मैम। ओके, तो मैं थोड़ा तेज बोलूं मतलब? ओके। तो ये एल क्यूब, इसको मैं ऐसे अगर दोनों को मिलाकर लिखना चाहूं तो m l की पावर -3, और ये ब्रैकेट में क्लोज कर दिया, तो डायमेंशन ऑफ डेंसिटी आ गई ml-3। तो संजना आनंद इज ज्वाइनिंग नाउ। ओके, तो यहाँ पर अब हमें देख समझ में आ गया कि डायमेंशन का क्या मतलब है, कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी किन किन बेस क्वांटिटीज पे डिपेंड करती है और उनकी किस पावर पे डिपेंड करती है। जो चीज हमें ये बताती है दैट इज कॉल्ड डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। मीनिंग समझ में आ गया बेटा? तो एक दो अगर हम और एग्जांपल करें यस। इसके, डायमेंशंस के एक दो एग्जांपल और करें। आप लोग अपने अपने कॉपी में, जो मैं भी आपको दे रही हूँ, 3-4 डायमेंशंस लिखने के लिए दूंगी और कुछ टाइम दूंगी, 3-4 मिनट दूंगी, आप लिख के रखना। और फिर जिसका जिसका होता जाएगा वो माइक्रोफोन ऑन करके बता भी सकता है, या वेट कर लेना, मैं थोड़ी देर में लिख दूंगी। अभी यहाँ पर माइक्रोफोन ऑन करने से डिस्टरबेंस ज्यादा हो जाती है। तो ओके, तो जैसे वेलोसिटी की डायमेंशन आप मुझे बताएंगे अभी, वेलोसिटी, देन एक्सेलरेशन, और उसके बाद मोमेंटम। चलो पहले इतना ही करो, 3 की बताओ। वेलोसिटी 2 मिनट दे रहे हो, अपने अपनी कॉपी में करके रखो, और फिर देख लेना जब मैं करूंगी सॉल्व की ठीक किया है कि नहीं किया। मैम मोमेंटम के ऊपर से लिखा है एक्सेलरेशन बेटा, एक्सेलरेशन सबसे ऊपर, वेलोसिटी, फिर एक्सेलरेशन, फिर मोमेंटम। मैम वेलोसिटी का L1 T-1 है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, और हम सिंपली कह सकते हैं डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस की l और टाइम इज अपॉन में t। तो थोड़ा सा इधर करके लिखती हूँ, l अपॉन में t कह सकते हैं। तो दिस कैन बी रिटन एज L-T-1। डिब्बे में बंद कर दिया, डायमेंशन बन गई। और इसका एक और तरीका, मतलब जो जैसे हम अगर हम बेस क्वांटिटीज लेके चले, एम एल और टी, मैकेनिक्स की बात कर रहे हैं, तो एम एल टी 3 बेस क्वांटिटीज हैं। तो यहाँ पर जैसे मास नहीं आ रहा है, तो हम क्या लिख सकते हैं? m की पावर 0 L-T-1। तो इस प्रकार से लिखना ज्यादा अच्छा लगता है, कि जितने भी मैकेनिकल अगर कुछ भी पूछा जाए तो तीनों के रूप में आप लिख दो, एम एल और टी। अगर कोई भी एक चीज नहीं भी आ रही तो उसकी पावर को आप 0 लिख दो। तो वेलोसिटी इज दिस थिंग, राइट? और अगर मैं यूनिट की बात करूं, वेलोसिटी की यूनिट निकालनी हो, डिराइव्ड यूनिट, तो हम यहां से निकाल सकते हैं। लेंथ की यूनिट क्या है? मीटर है, और टाइम की यूनिट है सेकंड, तो मीटर पर सेकंड इज द यूनिट ऑफ वेलोसिटी। तो ये जो डायमेंशनल हम ये फॉर्मूलाज लिखते हैं, इनका सबसे बड़ा फायदा यही है कि इससे हम क्या निकाल सकते हैं? इनके डिराइव्ड यूनिट्स फाइंड आउट कर सकते हैं। अब एक्सेलरेशन है, जैसे मैं मोमेंट ये हटा रही हूँ, इसको एक्सप्लेन कर रही हूँ एक्सेलरेशन को।
एक्सेलरेशन इज व्हाट? इट इज चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम. चेंज इन वेलोसिटी, तो ऊपर वेलोसिटी की यूनिट है और नीचे किसकी यूनिट है? टाइम की. तो वेलोसिटी अभी हमने देखा, वेलोसिटी इज एल टी माइनस वन, और नीचे एक और टी आ गया, तो ये हो गई एल टी माइनस टू. तो ए की जो है डायमेंशन आ गई m की पावर 0 एल टी माइनस टू. ये टॉपिक आपने बहुत अच्छे से करना है. बुक में मैक्सिमम आप जितने एग्जाम्पल कर सकते हो, इसके वैसे मैं असाइनमेंट बनाकर भी दूंगी, उतने एग्जाम्पल करने हैं, क्योंकि ये जो चीज है आप 12th में भी कई जो हम चीजें जब पढ़ेंगे तो उसमें आ जाता है इसकी डायमेंशन लिखो, व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ दिस क्वांटिटी. तो आपको अगर बेस पता होगा कि कैसे डायमेंशनल फॉर्मूला बनाना है तो आप बहुत इजीली कर पाओगे. तो बिल्कुल ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, तो इसको अच्छे से आपने करना है. देन थर्ड मैंने दिया था मोमेंटम, ऊपर वाला मिटा देती हूँ. तो थर्ड मैंने दिया था मोमेंटम. मुझे लग रहा है ये पेन भी लाइट होता जा रहा है. मोमेंटम, इसको हम p से डिनोट करते हैं, और मोमेंटम क्या होता है? मास इनटू वेलोसिटी. ये थ्रू आउट जब आप पूरा 11th में जितने भी चैप्टर्स पढ़ोगे, उसमें जब भी कोई फिजिकल क्वांटिटी आएंगी, मोस्ट ऑफ द टाइम आपको उसका डायमेंशनल फॉर्मूला पूछ लेते हैं, या एनसीईआरटी में दिया होता है, तो इसलिए बहुत अच्छे से कर लो. तो डायमेंशन इसकी अगर हमने पी की निकाल ली हो मोमेंटम की, तो मास की डायमेंशन इज m, वेलोसिटी इज l t माइनस वन. तो इनको मिला के लिख दें तो m l t माइनस वन is the dimensional formula for momentum. हो गया ठीक बच्चों का? आपका हो गया ठीक बेटा? किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? प्रॉब्लम है तो माइक्रोफोन ऑन करके पूछ सकते हो. कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ सकते हो. नो मैम. ओके, बहुत सिंपल, राइट. और यहीं से अगर मैं कहूं कि इसकी आप यूनिट बताओ मोमेंटम की, तो बहुत इजीली आप बता सकते हो. मास की यूनिट हो गई किलोग्राम, लेंथ की यूनिट हो गई मीटर, और टाइम की यूनिट हो गई पर सेकेंड. किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, राइट. तो मैं ये इसके आपको बहुत सारे असाइनमेंट में आपको ये दे दूंगी मैं करने के लिए. तो आपके पास अगर कोई बुक भी हो तो नकल मार के मत करना इसको, एक फन और गेम और क्विज समझ के आप खुद से करना इसको, तो मजा भी आएगा आपको इसको करने में. तो अगर अब हम डिफाइन कर लें कि डायमेंशंस को, व्हाट डू यू मीन बाय डायमेंशन ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी, तो मैं एक बार लिख देती हूँ ताकि आपको थोड़ा और क्लैरिटी हो जाए, और आप भी साथ साथ लिख लो. So what do you mean by dimensions of a physical quantity? पेन लगता है मुझे जाने वाला है इसलिए. ओके. The powers to which fundamental, the powers to which the fundamental quantities must be raised अब नजर नहीं आ रहा, बहुत लाइट हो गया. ये must be raised in order to express the given physical quantity is called dimension of that physical quantity. कि डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी का क्या मतलब है कि उस फिजिकल क्वांटिटी को एक्सप्रेस करने के लिए हम फंडामेंटल क्वांटिटीज को उनकी कितनी पावर में एक्सप्रेस करते हैं, दैट इज कॉल्ड डायमेंशन ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी, राइट. मैम डेफिनेशन दोबारा पढ़ दो. द पावर्स टू विच फंडामेंटल quantities must be raised in order to express the given physical quantity are called its dimensions, right? Okay. तो मैं अब एक बार अटेंडेंस ले लेती हूँ, मेरा पेन भी खत्म हो गया. एक बार अटेंडेंस ले लेती हूँ और दो चार बातें भी आपसे कर लेती हूँ. लास्ट टाइम मैंने जो असाइनमेंट आपको दिया था
बेटा वो असाइनमेंट जैसे मैं असाइनमेंट आपको कल दूंगी, ताकि जो कल आपकी डीओई की क्लास होगी उसमें मैं देख लूँ एक बार कि उन्होंने टॉपिक्स कवर किए हैं, ताकि उसकी भी प्रैक्टिस हो जाए आपको। तो वो देखकर फिर मैं आपको कल जो है शाम तक असाइनमेंट दूंगी। तो हर ट्यूसडे को असाइनमेंट आपको मिलेगा, ये आप समझ लो। कब मिलेगा? हर ट्यूसडे को असाइनमेंट आपको मिलेगा। और आपने वो पूरा करके मुझे, बहुत लंबा मैं असाइनमेंट नहीं दूंगी, तो आपको फ्राइडे को मुझे हर हालत में मेरा जो नया आपके पास व्हाट्सएप नंबर है, उस नंबर पर आपने मुझे डालना है अपना होमवर्क करके, फोटो क्लिक करके वहां पर वो डाल देनी है। ठीक है? और उसके बाद जिसका भी काम आएगा मैं लेट वर्क सबमिशन उसको मार्क कर दूंगी, यानी कि रेड पेन से अगर मैं अपने रिकॉर्ड में एंट्री करूंगी तो रेड पेन का मतलब है लेट वर्क। तो ये सब बाद में आपकी इवेल्युएशन की, आपकी सिंसेरिटी को जज करने में हमें हेल्प करेगा। और बेटा क्या होता है कि अगर कोई बच्चा कभी होमवर्क भेज रहा है, कोई कभी भेज रहा है, तो हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है इतने बच्चों का, क्योंकि मेरे पास ट्वेल्थ भी है, ट्वेल्थ में 52 बच्चे हैं। तो हर एक बच्चे का बार बार देखना, किसने क्या भेज दिया, किसने क्या नहीं भेजा, बार बार फोन उठा के देखना, आप भी समझ सकते हो कि बहुत मुश्किल काम है। तो इसलिए जब आपको एक टाइम दे दिया गया कि फ्राइडे को आपने दे देना है काम, ताकि फ्राइडे का रात तक भी दे दो, फ्राइडे को कोई बात नहीं, क्योंकि मैं इवेल्युएशन अगर मान लो सैटरडे को कर रही हूँ, तो सैटरडे को जैसे जैसे मैं आपकी क्लास का खोल खोल के देखती जाऊँ कि हाँ नारायण ने क्या भेजा, नारायण का व्हाट्सएप खोल के देखो, हाँ जी भेज दिया, कहा देख लिया, टिक लगा दिया। ठीक है, अंकिता का देख लिया, टिक लगा दिया, तो उसी समय जो हो जाएगा। तो फिर उसके बाद जो बच्चे रह